आपके सवाल। अभी एसआईआर को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अभी भी बहुत मुश्किलें हैं। 65 लाख वोटर जो है बाहर है। हालांकि चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है कि आधार कार्ड के साथ वो लोगों के क्लेम एंड ऑब्जेक्शन लेंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ड्राफ्ट लिस्ट में हैं। क्या उनको 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार स्वीकार किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इसको लेकर बहुत अनिश्चितता बनी और समय बहुत कम बचा है, क्योंकि 1 सितंबर के आसपास ड्राफ्ट रोल जो है वो प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां उन सभी योग्य वोटरों को जोड़ने के लिए किस तरीके से अपनी लड़ाई को मजबूत करेगी, और खास करके तमाम दलों ने ये बातें रखी जो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हैं कि खास करके वो लोग जो बाहर काम करते हैं, उनके जो ठेकेदार हैं, वो जाति के नाम पर, गरीबी के नाम पर उन लोगों पर दबाव बना रहे हैं कि अगर वो लोग क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल करने जाते हैं तो उनको नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। और यही वजह है कि चुनाव आयोग का जो आंकड़ा आ रहा है जिसमें क्लेम एंड ऑब्जेक्शन 0 दिखाई दे रहा है, उसके पीछे भी तमाम जो राजनीतिक दल है वो शक जता रहे हैं। बिल्कुल, इस सब को हम पूरा इंडिया अलायंस बहुत गंभीरता से स्टडी भी कर रहा है। उनके सपोर्ट में जो भी हम कर सकते हैं हम तैयार हैं। ये यात्रा भी इसीलिए निकाली जा रही है कि लोगों में अवेयरनेस आए। और मैं तो चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा, आपकी लंबी नौकरी है, किसी एक राजनीतिक दल के दबाव में इतने भी ना आ जाए कि आपकी नौकरी खराब हो जाए। आपके घर में आपकी अगली पीढ़ी आपको सवालिया दृष्टि से देखे, साहब क्या कर रहे हो आप। लोगों का हक छीनने का किसी को हक नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि जो जो दिक्कतें आ रही हैं, खास तौर पे दिहाड़ी मजदूरों को, उन दिक्कतों का सामना करने के लिए ही इस तरह की यात्रा हम सब मिलकर निकाल रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता तमाम लोगों से संपर्क में भी हैं, इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता, ताकि ये तमाम दिक्कतों को दूर किया जा सके। सर, एनसीईआरटी ने इसी मुद्दे पर रहिए पहले, ये महत्वपूर्ण है। आपका वोट छीन जाएगा तो एनसीईआरटी क्या रहेगी, फिर इसके बाद कर लेंगे। यात्रा में पहले जब भी भारत जोड़ो यात्रा जब हुई तब हमने देखा कि जिन जिन राज्यों से वो होके गुजरी थी वहां पे प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स ज्वाइन किए थे। तो क्या बिहार में यात्रा के दौरान अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता और खासतौर पे इंडिया गठबंधन के नेताओं की भागीदारी कैसी होगी? बिल्कुल है, आप आएंगे, कुछ तो सरप्राइज एलिमेंट रहने दीजिए, लेकिन तमाम हमारे जो वरिष्ठ नेता इंडिया अलायंस के बिहार से संबंधित हैं वो सब आएंगे, जुड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, जैसा कि आपने भारत जोड़ो यात्रा में देखा। और खास तौर पे वोट के अधिकार को कैसे बचा के रखें, क्योंकि वोट का अधिकार तो पहला हमला है जो छीनने का, उसके बाद आपके जीवन का अधिकार, आपके अस्तित्व का अधिकार, आपकी पहचान, आपके लाभ योजनाओं से जो मिलते हैं, वो तमाम पर एक हमला बोला जा रहा है। उसको रोकने के लिए हमारे तमाम नेता संपर्क साधेंगे आम नागरिकों से, वोटरों से, लोगों से। पवन जी, जो वोट चोरी का आरोप कांग्रेस लगा रही है बीजेपी, क्या इसके लिए कांग्रेस दोषी नहीं है? कांग्रेस एक समय होता था जब परिपाटी थी, वोटर लिस्ट चेक किया करते थे हर बूथ पे। कांग्रेस ने वो परंपरा छोड़ दी, बीजेपी को मौका मिला। अब वोट चोरी का आरोप या वोट अधिकार बचाने की जो यात्रा हो रही है, क्या कांग्रेस की गलतियों की वजह से नहीं जी नहीं, प्रॉब्लम खड़ी हुई है? वोट ठीक सुचारू ढंग से चुनाव की प्रक्रिया हो जाए, ये जिम्मेदारी किसी राजनीतिक दल की नहीं होती, ये चुनाव आयोग की होती है। ये कह देना, मैं समझ गया, ये कह देना कि साहब आपकी जिम्मेदारी, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसके बावजूद अगर अचानक हेरफेर हो जाए वोटर लिस्ट में। आपने देखा राहुल गांधी जी की 7 अगस्त की प्रेस वार्ता, किस तरह से एक एक पते पर 80 नाम, ये सब जिस तरह से किया जा रहा है, वो कोई राजनीतिक दल उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हमें तो आप प्रिंटेड फॉर्मेट में देते हो लिस्ट, हम मशीन रीडेबल लिस्ट मांग मांग के थक गए, हमें नहीं मिली। जब आप हमें लिस्ट ही नहीं दोगे तो आप क्या उम्मीद करते हो कि हम कैसे आपकी चोरी पकड़ लें? फिर भी हमने पकड़ी। अभी हमने सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की चोरी पकड़ी, उसमें भी हमें 4 से 6 महीने लगे। अनुराग ठाकुर आए थे उस दिन, 6 लोकसभाओं का आंकड़ा वो कैसे ले आए? फिर आप कहते हैं साहब कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी, अरे कांग्रेस जिम्मेदारी तब निभाए जब आप उनको वही हथियार दो जो आपने अनुराग ठाकुर को दिए हैं। हमें दीजिए ना वाराणसी का, हम तो फिर बोल रहे हैं वाराणसी के पूरी वोटर लिस्ट हमें दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दीजिए,
जो आपने अनुराग ठाकुर को दी थी। हम बता देंगे आपने कहां कहां चोरी की है, और चोरी होने भी नहीं देंगे। फिर पहले यही आपने चूंकि इंडिया गठबंधन की बात करी, लेकिन अगर इसी SIR के मुद्दे पर भी लाइक माइंडेड दूसरी पार्टियां जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, स्पेसिफिकली अगर प्रशांत किशोर की बात करें, उन्होंने भी बिहार में लंबी यात्रा निकाली, SIR के मुद्दे पर भी वो मुखर स्वर रख रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों को भी इस यात्रा के जरिए स्पेस दिया जाएगा? भाई आप अपना अपना काम करिए। ये क्या मतलब है कि इस यात्रा के जरिए स्पेस दिया जाएगा? जिसको जो रास्ता अख्तियार करना है वो अख्तियार करे। और कोई आमंत्रण दिया जाता है? देश के लोगों के हक के लिए लड़ना है, लड़िए। जी थैंक यू। जरूरी सवाल इसी के बारे में है? नहीं सर, इससे हट करें। सर दरअसल 14 अगस्त पार्टीशन हॉरर इस नाम से एक मॉड्यूल रिलीज की गई थी NCERT द्वारा, जिसमें सर पार्टीशन कल्प्रिट्स ऑफ पार्टीशन कौन है इसको हाईलाइट किया गया था, जिसमें 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं। पहला सर बताया गया है कि किस तरह से जिन्ना डिमांडेड अबाउट पार्टीशन, कांग्रेस एक्सेप्टेड इट एंड माउंटबेटन इम्प्लीमेंटेड इट, ये मेंशन है। साथ ही साथ नेहरू जी का कोट भी दिया गया है, कहा गया है कि पार्टीशन वाज बैड बट नेसेसरी टू अवॉइड सिविल वॉर। ये उनके स्पीच 1938 मैंने तो देखा नहीं, इसलिए अगर आप नहीं खोल के रखिए मोबाइल, दिखाइए जरा मुझे क्या 1938 का जिक्र है। देखिए ना, 1937 मैं पूछ रहा हूं 1938 डेट है या नहीं है? नहीं है। पार्टीशन के इतिहास में 1938 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आप पूछिए क्यों है महत्वपूर्ण? तो गुजरात में साबरमती के किनारे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। 1938। आइए आगे 1940, क्या यह है मॉड्यूल में? 1940 में इसी जुगलबंदी को आगे बढ़ाते हुए लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने यही बात दोहराई थी। 1938 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने यह बात रखी थी, 1940 में जिन्ना ने वो बात दोहराई थी। अब आइए 1942 में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह तारीख भी नहीं लिखी होगी, है क्या? 1942 में क्या हुआ था ये लिखा है, अलायंस की सरकार बनी थी, लिखा है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, कांग्रेस ने तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज से इस्तीफा दिया सड़क पर उतरने के लिए। उस वक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई NWFP में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में NCERT में? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर यह सब नहीं लिखा है तो। यह है हकीकत। यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। मुखबिरी करते हुए उन्होंने अपने 25 साल उस वक्त के गुजारे, और उस मुखबिरी में जुगलबंदी और की मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ। गए थे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर सजदा करने, शुक्रिया अदा करने। इसलिए जिस तरह से संस्थाओं में ये हस्तक्षेप करके इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हम कोई चुप बैठने वाले हैं? क्या ये इतिहास के पन्ने हटा सकते हैं? ये वाले 1938 वाले, 1940 वाले, 1942 वाले? जी सर, एक भारत ने बंद कर दिया, एक बड़ा ग्राहक उन्होंने खोला। अब भारत का जो अधिकृत जवाब आने दो, पहले अधिकृत जवाब आए कि बंद किया नहीं किया हमें तो मालूम भी। अब हमें तो सीज फायर की भी जानकारी ट्रंप से मिली, हमें थोड़ी, भारत ने थोड़ी बताया। भारत के प्रधानमंत्री ने तो भारत को नहीं बताया, भारत के विदेश मंत्री ने भारत को नहीं बताया, भारत के रक्षा मंत्री ने भारत को नहीं बताया। डोनाल्ड ट्रंप हमें आकर बता रहे हैं कि भाई सीज फायर हो गया। हम गूगल करके देख रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कोई डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं बन गया।
मालूम पड़ा नहीं बना, तो अब भी डोनाल्ड ट्रंप हमें बता रहे हैं कि साहब हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। मुझे तो आपसे मालूम पड़ा, आपको डोनाल्ड ट्रंप से मालूम पड़ा, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को रूस से मालूम पड़ा हो, हमें नहीं मालूम पड़ा। सर, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार कब तक अनाउंस किया जाएगा, किसे अनाउंस किया जाएगा या अनाउंस भी किया जाएगा कि नहीं? धनखड़ साहब का पता चला कहां है? मिल नहीं रहे ना, सुना फोन भी नहीं उठाते। सही वक्त पे इसका भी जवाब देंगे। सर, एक सवाल, चूंकि राहुल गांधी की भविष्यवाणियों और आशंकाओं को लेकर कई बार ये हुआ कि उनकी बातें सच साबित हुई। 2016 में जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के वक्त उन्होंने कहा था कि जो स्लैब रेट है वो अनुचित है और जीएसटी एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसने भारत के व्यापारियों को मुश्किलों में डाला है। अब प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि अब स्लैब रेट जो है वो बदला जाएगा, हम तोहफा देंगे, तो उसके बाद फिर से राहुल गांधी की वो इस साल जो है बार ये 11वां साल है मोदी का। हर साल राहुल गांधी जी की एक बात सही साबित हुई, लगभग 1 दर्जन बातें उनकी सही साबित हुई। प्रधानमंत्री मोदी हैं, सलाह राहुल गांधी की चलती है, प्रेडिक्शन राहुल गांधी की सही साबित होती है। ये किस तरह की सरकार चला रहे हो? और अब इतने दबाव में आ गए हैं कि अब राहुल गांधी जी जो कहेंगे, कांग्रेस पार्टी जो कहेगी, विपक्ष जो कहेगा, ये लागू करेंगे। इतने हिले हुए हैं ये लोग आज की तारीख, क्योंकि इनकी चोरी रंगे हाथों ये पकड़े गए। विदेश नीति में फ्लॉप, आंतरिक सुरक्षा में फ्लॉप, अर्थव्यवस्था में फ्लॉप, सरेआम। मैं देश की बेइज्जती नहीं मानता, क्योंकि देश को इन्होंने अपने आप से अलग रखा है, अपनी छवि को ही निखारते रहे। ये पूरे विश्व में भारत के प्रधानमंत्री की छवि मिट्टी में मिल चुकी है। आज प्रधानमंत्री एक लेम डक प्राइम मिनिस्टर हैं। हल्की सी हवा चलेगी, चरमरा के ये सरकार गिर जाएगी। और अब आंधी आ रही है, हवा तो बहुत पुरानी बात हो गई जी। हो गया, अब 1-on-1 नहीं होगा, मेरी फ्लाइट है, सासाराम जाना है, इसलिए जो सवाल हो अभी पूछ लो। थैंक यू। अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी तो वो लोग तय नहीं कर पा रहे उनका वाइस प्रेसिडेंट होगी, वो तय नहीं कर पा रहे हैं अभी। आरएसएस कुछ और चाहती है, नायडू जी कुछ और चाहते हैं, नीतीश बाबू चाहते हैं या नहीं चाहते हमें नहीं मालूम। बीजेपी में भी 2-3 अलग अलग ग्रुप्स बन चुके हैं। नड्डा जी कह रहे हैं कि भाई मेरे को आप कब तक एक्सटेंशन में रखो, मुझे भेज दो। फिर वो देखते हैं धनखड़ साहब गायब हो गए तो वो डर जाते हैं। तो पहले उन्हें तो तय करने दीजिए क्या करने वाले हैं वो। प्रधानमंत्री ने कल आरएसएस को एनजीओ बताया, बड़ी तारीफ की, उसको लेकर कहां है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? दिखाइए। एनजीओ का तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, दिखाइए कहां है खाते उनके, दिखाइए। भगवान इस समाज और इस देश को ऐसे एनजीओ से बचाए जिसने पहले 25 साल मुखबिरी करते हुए गुजारे, अगले 25 साल तिरंगे और संविधान का अपमान करते हुए गुजारे, उसके अगले 25 साल मंदिर और मस्जिद को लड़ाने में बिता दिए, और अब पिछले 25 साल दलितों, आदिवासियों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों के हक छीनने में निकाले। ऐसे एनजीओ को जितनी जल्दी हो सके बंद हो जाना चाहिए, और ये होगा। ये क्या कह रहे हैं कि आप चलाओ ये भाई, वो कह रहे हैं वीडियो अब ठीक ढंग से चलेगा। क्या है उसकी उपयोगिता? इस देश में सिर्फ वैमनस्य और नफरत पैदा करने के अलावा इस एनजीओ, तथाकथित एनजीओ ने किया क्या है? इतिहास इनका संदिग्ध रहा है। महात्मा गांधी की हत्या में इनकी संदिग्ध भूमिका, हर जगह आपको जहां लगेगा कि देश के खिलाफ कुछ हुआ है, आरएसएस की संदिग्ध भूमिका दिखेगी। राष्ट्रीय संदिग्ध संगठन चलाइए। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो आरएसएस के खिलाफ? अरे रजिस्टर तो कराएं, दिखाएंगे हम, इनको रजिस्टर कराना पड़ेगा, और तब देखते हैं रजिस्ट्रेशन होगी या नहीं होगी, होने दी जाएगी या नहीं होने दी जाएगी। इस तरह की गतिविधियों में ये शामिल रहे। अरे आने दीजिए, अभी बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। सारे जवाब आज ही चाहिए क्या आपको?
धन्यवाद।